भारतीय मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के लोग भारत को नफरत क्यों करते हैं, भारत से नफरत क्यों की जा रही है, इंडिया आउट कैंपेन क्यों इसके हमसायों में शुरू हो चुकी है। तो भारतीय मीडिया बांग्लादेश को लेकर क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। मालदीव्स के बाद एक और देश में भारत को हेट मिल रही है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी इंडिया आउट के नारे लगा रही है, कश्मीर में बनी शॉल्स को फेंक रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। उनके रिलीजियस लीडर्स हिंदू टेक्स्ट को पॉर्न से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने के बाद बांग्लादेश में लोग भारत की हार को सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या बांग्लादेश भारत से नफरत करता है? उन्हें आजादी दिलाने में मदद करने के बावजूद क्या आज वहाँ के लोग भारत को दोस्त नहीं मानते? क्या मालदीव्स के बाद बांग्लादेश में ऐसे ही सेम कैंपेन शुरू होना बस एक कोइंसिडेंस है या जियोपॉलिटिक्स का एक इंटरेस्टिंग खेल? समझते हैं आज के इस वीडियो में। सीधा पॉइंट पर आते हैं। बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस ने देखा कि मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला और इसी कैंपेन के बेसिस पर मुइज़्ज़ू इलेक्ट होकर आए। ये कैंपेन बांग्लादेश को भी इंस्पायर कर रहा है, यानी अगर पावर पानी है तो एक विलन बनाना जरूरी है जिससे फाइट करने के लिए पूरा कैंपेन चलाया जा सकता है। और मालदीव्स की तरह बांग्लादेश की ऑपोजिशन के लिए वो इमेजिनरी विलन है भारत। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में इलेक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अवामी लीग लगातार चौथी बार बांग्लादेश में इलेक्ट होकर आई है। वोटर टर्नआउट सिर्फ 40% ही था और ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शंस को बॉयकॉट ही किया था क्योंकि उनका मानना है कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस नहीं होते। तो अगर इलेक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं तो ये कैंपेन क्यों? इस सवाल के जवाब तक हम इस वीडियो के एंड में आएंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बांग्लादेश ऑन पेपर तो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी की पॉलिटिकल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। जैसे चाइना में सीसीपी है या फिर सिंगापुर में पीपल्स एक्शन पार्टी, वैसे ही बांग्लादेश में अवामी लीग है। शेख हसीना दुनिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की पीएम है और इस साल भी इलेक्ट होकर आई हैं। चलिए बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को ब्रीफली समझते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। शेख हसीना उन्हीं की बेटी है। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1973 में पहली बार बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और तब रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, और वो भी कैसे? 300 में से 293 सीट्स जीतकर। लेकिन उनकी सरकार 1975 में गिरा दी गई। 1975 में उनका असैसिनेशन हुआ और बांग्लादेश एक मिलिट्री रूल में चला गया। इसी दौरान 1978 में जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फॉर्म की। 1981 में उनके असैसिनेशन के बाद उनकी विडो इस पार्टी की लीडर बनी। 1975 से 1990 तक बांग्लादेश मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी का एक वियर्ड मिक्स था। 1991 में पार्लियामेंट्री सिस्टम बांग्लादेश में लौट आई, लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं थी। इलेक्शंस रिग्ड इलेक्शंस हुआ करते थे। फरवरी 1996 में इलेक्शंस हुए जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किए। एज अ रिजल्ट बीएनपी 300 में से 278 सीट्स जीती। पूरे देश में लोग स्ट्राइक पर चले गए और एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुई। सिर्फ 12 दिनों में सरकार गिर गई और एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म हुई। फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार रिजल्ट एग्जैक्टली उल्टा था। अवामी लीग 330 में से 146 सीट्स जीती और शेख हसीना पीएम बनी। अब 2009 से लेकर आज तक शेख हसीना ही पावर में है। ये हिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे रिग्ड इलेक्शंस होने के आरोप तब अवामी लीग लगाती थी, वैसे ही कुछ आरोप आज बीएनपी लगाती है। जैसे अवामी लीग ने तब इलेक्शंस बॉयकॉट किए थे, वैसे ही बीएनपी अब इलेक्शंस बॉयकॉट करती है। तो कंक्लूजन क्या है? बांग्लादेश का पॉलिटिक्स इलेक्शन से ज्यादा मिलिट्री कू, बॉयकॉट और प्रोटेस्ट से मोटिवेटेड होता है। यहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन ऑपोजिशन मिसिंग है। आज की बात करते हैं। आज भी बांग्लादेश में वन साइडेड इलेक्शंस होते हैं। इस साल के इलेक्शन में सिर्फ 40% लोगों ने ही वोट दिए और 300 सीट्स में से 216 सीट्स अवामी लीग ने जीते। कुछ लोग कहते हैं कि अवामी लीग इलेक्शंस फेयर है ऐसा दिखाने के लिए डमी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े करते हैं
जिनके अगेंस्ट उन्हीं के खुद के कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। इलेक्शंस रिग करने के, डेमोक्रेसी को मारने के काफी नूब तरीके भारत अपनाता है। अगर एक्सपर्ट तरीके जानने हैं तो हम हमारे नेबर से सीख सकते हैं। यानी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस होते नहीं, या दो बांग्लादेश का ऑपोजिशन फेयर इलेक्शंस में शेख हसीना को हरा सकता है नहीं। क्या आपको पता है कि इस इंडिया आउट कैंपेन में सबसे फनी बात क्या है? ये कैंपेन जो इंसान चला रहा है वो इंसान खुद बांग्लादेश से बाहर है, बांग्लादेश से आउट है। यह है तरीक रहमान, जो बीएनपी का एक मेन लीडर है, लेकिन खुद फरार है और अपने ही देश से भागकर यूके में बैठे बैठे कैंपेनिंग करता है। उस पर खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी ने पिछले साल हिंदू स्क्रिप्चर्स को पॉर्न टेक्स्ट से कंपेयर किया था। वो कहते हैं उन्हें पैराशूट ऑयल को बॉयकॉट करना चाहिए, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल या हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन उन्हें कौन बताएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंडियन ब्रांड है ही नहीं। लोकल शॉपकीपर्स कहते हैं कि बांग्लादेशी लोग पैराशूट नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक इंडियन ब्रांड है। इस समय बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का हो रहा है, लेकिन इसका असली टारगेट शेख हसीना है। शेख हसीना ट्रेडिशनली भारत के काफी क्लोज रही है। उन्होंने अपने पिता के असैसिनेशन के बाद 6 साल भारत में बिताए। बांग्लादेश में बढ़ते एंटी इंडिया सेंटिमेंट से ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे 1996 में चुनाव में जीतने के बाद भी बीएनपी की सरकार प्रोटेस्ट की वजह से गिरी थी, वैसे ही आज शेख हसीना की सरकार गिर सकती है। यानी इन सारी बातों का कनेक्शन भारत से ज्यादा बांग्लादेश के खुद के इलेक्शन प्रोसेस से है। बीएनपी कहता है कि भारत बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, यानी हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। इलेक्शंस बॉयकॉट करे वो, और फिर उल्टा घूमकर कहे कि हम इलेक्शंस जीते क्यों नहीं। बॉयकॉट सिर्फ एक बहाना है, असली ऑब्जेक्टिव लोगों को भड़काना है, शेख हसीना को एक प्रो इंडिया लीडर दिखाना है। लेकिन जिस देश की 90% लैंड बॉर्डर भारत से शेयर्ड है, जिनके कल्चरल और ट्रेडिशनल टाइज हमसे ही है, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज एक इंडियन लैंग्वेज है, जिनका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है, उनके लिए प्रो इंडिया होना ही फायदेमंद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? ये बॉर्डर पाकिस्तान और भारत की 3300 किलोमीटर लंबी बॉर्डर से भी बड़ी है। वैसे ही हम दो देश 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं। बांग्लादेश में राइस, अनियंस, सॉल्ट, अलग अलग स्पाइसेस, व्हीकल्स, पेपर, रबर, आयरन और स्टील, यहाँ तक चाय भी भारत से आती है। इनफैक्ट बांग्लादेश की सबसे पॉपुलर 2 व्हीलर बजाज है। बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जिसके लिए लगने वाला कॉटन भारत से आता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत 12 बिलियन डॉलर्स के गुड्स बांग्लादेश को भेजता है। तो इस हेट से भरे पॉलिटिक्स का नुकसान भारत के कुछ ट्रेडर्स को होगा जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के कंज्यूमर्स को होगा, क्योंकि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना एक देश के स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, हर साल हम पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश ग्रो कर रहा है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? पाकिस्तान की एक गलती से बांग्लादेश जरूर सीखा है और उसने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। वो गलती क्या है, समझाता हूँ। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब उनका जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था पता है? -14%। और अब 2041 तक बांग्लादेश एक मिडिल इनकम देश बन जाएगा और आने वाले 2 सालों में लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिस्ट में से भी बाहर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स में बांग्लादेश काफी अच्छा परफॉर्म करता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश को इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की एक नई चाबी मिली है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की इस नफरत के आइडियोलॉजी से अलग नहीं हो पाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैं नफरत की बात करता हूँ तो मैं हेट से जुड़े पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। जब तक पॉलिसीज का मेन ड्राइवर हेट होगा, तब तक देश के एक्चुअल मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। ये लेसन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी सीखने जैसा है। I admire शेख हसीना, I really do, क्योंकि वो सच में बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में सोचती है। वो अपने पूरे करियर में प्रो इंडिया रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने चाइना से भी दोस्ती बनाए रखी है। उन्होंने चाइना को एक सबमरीन नेवल बेस बनाने दिया है, जो फ्यूचर में पीएलए की नेवी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज कर सकती है, जिसकी मदद से वो भारत पर भी अटैक कर सकते हैं। एक तरफ भारत से दोस्ती, दूसरी तरफ चाइना से दोस्ती। ये डबल गेम काफी स्मार्ट। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि भारतीय मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी हुकूमत आती है इसका मुखालिफ वहां पर
बाइकआउट कर देता है कि ये इलेक्शन साफ नहीं होते, ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा होती है। तो ये भी एतराफ़ किया जा रहा है कि भारत की इसमें इन्वॉल्वमेंट और भारत के साथ दोस्ती, और इसी बात को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं कि मालदीव के अंदर भारत की मुखालफत करने पर हुकूमत मिली थी, इसीलिए बीएनपी ने विलन बनाया बांग्लादेश की तरफ से भारत को, और भारत को दुश्मन के तौर पे नफरत की जा रही है। भारत का बाइकआउट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे बांग्लादेशियों की हमदर्दी हासिल की जा सके, बांग्लादेश के लोगों का इत्मीनान हासिल किया जा सके, और बांग्लादेश के लोग भारत से नफरत नहीं करते बल्कि बीएनपी लोगों के दिलों में नफरत डाल रही है, यहां पर मीडिया का यह कहना था। लेकिन भारत के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, भारत के बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर जो किलिंग होती है, बांग्लादेश के पानी को जो रोका जाता है, बांग्लादेश के साथ तिजारत में जो भी घपले किए जाते हैं, आज भी देखें तो बांग्लादेशी इनसे पूछने का हक भी खो चुके हैं। बांग्लादेश की हुकूमत बात नहीं करती तो बांग्लादेश की बीएनपी ने निकलकर भारत का बाइकआउट शुरू कर दिया। इस बात का जिक्र कहीं पे भी नजर नहीं आएगा कि भारत बांग्लादेश के हक को मारता है, भारत बांग्लादेश के हक के पानी को रोकता है, भारत नाजायज किस्म के तजावुजात खड़े करता है बॉर्डर के ऊपर, भारत की फोर्सेस नाजायज किस्म की गोलाबारी करती है बॉर्डर के ऊपर, और बांग्लादेश के साथ जो धोखे दिए जाते हैं इसका जिक्र कभी भी भारतीय मीडिया नहीं करता। तो यह थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।